सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो क्लास 10th NCERT के ये चैप्टर 1 है, हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके बारे में हम इसका डीपली चर्चा करेंगे कि कौन कौन से मुख्य बिंदु होते हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आ सकती है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है अध्याय पहला। राष्ट्र क्या होता है? अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। क्या है कि अर्नेस्ट रेनर एक विद्वान हैं, वो कहते हैं कि समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। और एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। मतलब कि राष्ट्र कैसे बनता है? एक लंबे प्रयास से, त्याग से और निष्ठा से, इन सब का चरम बिंदु होता है। अब राष्ट्रवाद क्या है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को हम राष्ट्रवाद के माध्यम से व्यक्त करते हैं। आगे नेपोलियन कौन था? हमने 9th में भी इसको पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ, यानी कि 1769 को हुआ। नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। अब उदारवाद की बात की जाए। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातीनी भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। तो यानी कि उदारवाद से आप क्या समझे बच्चों कि लिबरलिज्म यानी कि एक लातीनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। निरंकुशवाद क्या है? एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, वह जनमत संग्रह कहलाता है। यूटोपिया क्या है? कल्पनादर्श एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव हुआ है या असंभव होता है। यूटोपिया उसको बोला है कल्पनादर्श। रूमानीवाद एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन या ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रूमानिया क्या है? रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। जुंकर्स, ध्यान रहे जुंकर्स की बात करें तो जुंकर्स प्रशा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम है जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल होते थे। क्या है? जुंकर्स। राष्ट्रवाद के उदय के कारण हम देखते हैं। राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या है? निरंकुश शासन व्यवस्था, उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। तो ये था राष्ट्रवाद के उदय का कारण। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास किस प्रकार हम मानते हैं? तो सबसे पहले हम मानते हैं फ्रांसीसी क्रांति, फिर नागरिक संहिता 1804, वियना की संधि 1815, उदारवादियों की क्रांति 1848, जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871, इटली का एकीकरण 1859 से 1871। तो ये था यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लिख भी सकते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किसी भी राष्ट्र की निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का सम्मान होना जरूरी है। यूरोप में अलग अलग समाज था, जैसे हेम्सबर्ग साम्राज्य में लोग जर्मन थे, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। तो ये था यूरोपीय समाज की संरचना क्या थी? 19वीं शताब्दी के पहले यूरोपियन समाज असमान रूप से दो भागों में विभाजित था, उच्च कुलीन वर्ग और निम्न कृषक वर्ग। उच्च कुलीन वर्ग की बात करें तो उच्च कुलीन वर्ग में कम जनसंख्या थी, उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाले लोग थे। जमींदार यानी ढेर सारे खेती के मालिक थे।
सभी अधिकार इन्हें दिए जाते थे। निम्न वर्ग कृषक वर्ग था। अधिक जनसंख्या। निम्न वर्ग जमीनहीन, यानी या तो जमीन ना थी या तो किराए पर रहती थी। किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे, यानी यूरोपियन समाज असमान रूप से विभाजित था। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया, वह था मध्यम वर्ग। नया मध्यम वर्ग क्या था? इसमें सभी पढ़ेंगे, मतलब इसमें हम सभी पढ़े लिखे लोग थे जैसे शामिल थे, जैसे डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि, शिक्षक। ये मध्यम वर्ग है बेटा। इसमें क्या क्या लोग शामिल थे? कौन कौन से लोग थे? शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि। पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद की। अब उदारवादी राष्ट्रवाद की बात करें तो इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। इसी वजह से 1779 में फ्रांस की क्रांति हुई। इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण, यानी कि चीज़ों तथा पूंजी का आगमन पर था, उसे खत्म कर दिया गया, लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच के नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को खत्म नहीं कर पाया। इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था जोल्बेरिन, हिंदी में जोल्बेराइन, इंग्लिश में आप देखें जोल्बेरिन। जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त कर दिया गया। मुद्राओं की संख्याओं में 2 कर दी, इससे पहले 30 से अधिक थी। नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनके पास धन है वही वोट दे सकते थे। जोल्बेराइन यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो पहले 20 से भी अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करें, यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। 1779 की फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो 1779 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। इस क्रांति से पहले फ्रांस का एक ऐसा राज्य था, फ्रांस जो कि एक ऐसा राज्य था जिसने संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश शासन राज्य करता था। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांति ने एक ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोग ने अनेक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 की नागरिक संहिता, नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम, प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे सबको समान कानून का अनुभव हुआ। आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार तथा माफ की एक समान व्यवस्था लागू की गई। स्कूल और कॉलेज की छात्राओं द्वारा भी समर्थन के रूप में क्लब का गठन किया गया, जिनके नाम दिया गया जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब क्या था बेटा? ये एक स्कूल और कॉलेज के छात्राओं का क्लब था। फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिए गए, जिससे राष्ट्रवादी भावना बढ़ती चली गई। अब फ्रांसीसी क्रांति और एवं राष्ट्रवाद की विशेषताएं। संविधान आधारित शासन, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार, नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा, नेशनल असेंबली का गठन, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त, माप तोल की एक सामान्य व्यवस्था, फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। नेपोलियन का शासनकाल। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर उन्हें राजतंत्र को स्थापित कर दिया। यानी कि नेपोलियन फ्रांस पर जब शासन करता है तो प्रजातंत्र के शासन को हटाकर राजतंत्र के शासन को स्थापित कर देता है। नेपोलियन के समय से ही व्यापार, आवागमन एवं संचार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ।
राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित कर दिए। 1804 की नेपोलियन संहिता यानी कि जिसे नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है, इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकारों को भी सुरक्षित किया। 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताएं क्या क्या थी? जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति, कानून के सामने समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया, किसानों के भूदासत्व और भागीदारों के शुल्कों से समाप्ति यानी कि मुक्ति, शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों को नियंत्रण से हटा दिया गया। जागीरदारी की बात करें तो इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। रूढ़िवादी क्या है? ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद, 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनर्रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उन सब को ख़त्म कर दिया गया, जिसके लिए एक समझौता किया गया जिसका नाम था वियना समझौता या वियना संधि। वियना कांग्रेस के बारे में बात करें तो 1815 में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी राष्ट्रीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठे हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रियन के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी। संधि के तहत मुख्य 3 निर्णय लिए गए। पहला, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर सके। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश का सत्ता से बहाल किया गया। तीसरा, राजतंत्र को जारी रखा गया। 1815 की वियना संधि की विशेषताएं। फ्रांस में बूर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। फ्रांस ने उन इलाकों पर यह आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। फ्रांस की सीमा के विस्तार पर रोक हेतु नए राज्यों की स्थापना। आगे है यूरोप में क्रांतिकारी। यूरोपियन सरकार के इन सारे निर्णयों के विरोध में क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण किया जिनका मुख्य मकसद लक्ष्य था अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, राष्ट्रवाद का बढ़ावा देना, वियना संधि की विरोध करना। ये तीनों लक्ष्य थे। स्वतंत्रता के लिए लड़ना। भूख, कठिनाई और जनविद्रोह। 1830 को कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है। कारण, जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि हुई, लोग गांव से शहर की ओर रुख कर दिए गए, बेरोजगारी में वृद्धि, गरीबी में वृद्धि। इसी साल के दौरान फसल बर्बाद हो गई, जिससे खाने की सामग्री की कीमत बढ़ने लगी और छोटे छोटे फैक्ट्रियां बंद होने लगी। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी, इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया और सड़कों पर उतर आए। जगह जगह अवरोध लगाया गया जिसे कृषक विद्रोह के नाम से जाना गया है, जिससे यूरोपियन सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। गणतंत्र के बाद कानून में आए बदलाव। 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार, सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए। इन सभी से धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी कम होने लगी। नारीवाद स्त्री की बात करें, पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। विचारधारा की बात करें, विचारधारा क्या है? एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाली विचारों को कहते हैं। जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी का एकीकरण हुआ।
1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वह जर्मनी का एकीकरण कर दे, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उसके बाद प्रशा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वह जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। प्रशा भी एक अलग स्टेट था। उस समय प्रशा का मुख्यमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क था, जो कि जनक था प्रशा का। प्रशा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। नए जर्मनी या नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। इटली का एकीकरण। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जुसेप्पे मैत्सनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए। 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। नोट: इटली एकीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए हमें 3 लोगों पर विचार करना होगा: जेसीपी मैत्सनी, काउंट मैकेलो दी कावूर, जेसीपी गैरिबाल्डी। ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरत। जेसीपी मैत्सनी, इनका जन्म 1807 में जेनुआ में हुआ था और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। 24 साल की विवाहावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश निकाला दे दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था संगठन का नाम मोर्सई या यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। मैत्सनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय कर दिया। मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। काउंट कैमिली दी कावूर सार्डिनिया पिडमोंट का प्रमुख मंत्री था। इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि वह स्वयं ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे कावूर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका एवं इटली का एकीकरण संभव हो सका। जेसीपी गैरिबाल्डी, वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। 1860 में वह दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। उसने दक्षिणी इटली एवं सिसिली को राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दी और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश जैसे ढेर सारा समाज था, जिसे निर्जातीय कहते थे। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूह पर विस्तार आरंभ किया। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। बाल्कन समस्या। बाल्कन भौगोलिक एवं विजातीय रूपों से विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवाकिया, सर्बिया और आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था।
बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयता उसके चुंगल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, जिससे वह समस्या गहराती चली गई, जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। साम्राज्यवाद, जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है, आर्मी और अन्य संसाधन का प्रयोग करके उस साम्राज्यवाद कहते हैं। रूपक, जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए इंगित करता है तो वो रूपक कहलाता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावना के रूप में फैला और मजबूत होने लगा। राज्य की दृश्य कल्पना, 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया कि जैसे वह कोई व्यक्ति हो। राष्ट्र को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था, राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाया जाता था एवं नारी रूप में चुना गया। वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, या तो राष्ट्र के अमूर्त विचारों को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियाना दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इस प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गया। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान क्या क्या है? राजनीतिक संगठन का निर्माण, समाचार पत्रों का प्रकाशन, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना। अब विभिन्न प्रतीक चिन्ह हैं और उनका अर्थ है। प्रतीक है टूटी हुई बेड़ियाँ, आज़ादी मिलना। बाज छाप वाला कवच, जर्मन समुदाय का प्रतीक शक्ति। बलूत पत्तियों का मुकुट, वीरता। तलवार, मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा। उगते सूर्य की किरणें, नए युग की शुरुआत। तो इस प्रकार ये पूरा हमारा चैप्टर हमने डीपली ढंग से समझा, पॉइंट वाइज पॉइंट समझा। तो इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ ली जाती है। आप इसको ढंग से सुने, ढंग से समझें। एक बार में समझ में आए तो दोबारा एक बार रिपीट करके सुने, ताकि आपको ढंग से समझ में आए। और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।